नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, जहां पर हरदा में विस्फोट हुआ है। हरदा के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत, 59 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद कई घरों में आग लगी। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं हरदा। हरदा की एक फैक्ट्री में आग लगी है। बड़ी खबर, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद कई घरों में भी आग लग गई। ये खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताया जा रहा है कि 59 लोग घायल हुए हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। हरदा से खबर है, मध्य प्रदेश का हरदा, जहां पर फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते 4 लोगों की, बताया जा रहा है कि यहां पर हरदा की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और 6 लोगों की मौत हुई है, 59 घायल हुए हैं। तो हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 59 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद कई घरों में आग लग गई। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए पहुंच रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हरदा पहुंच रही हैं। तो ये फैक्ट्री हरदा में, जहां पर अचानक भीषण आग लगी और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि इसमें 59 लोग घायल हो गए हैं और इसके साथ साथ 6 लोगों की मौत हो गई है। हरदा की ये फैक्ट्री है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की बैरागढ़ में, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव से। विनीत, कैसे हुआ ये हादसा, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं बता दूं कि हरदा जिले का बेरागढ़ के पास में मगरदा एक गांव पड़ता है। वहां पर ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में भीषण दुर्घटना घटित हुई, आग लग गई और आग लगने के बाद आसपास के जो घर हैं वो कहा जा रहा है कि पटाखों के कारण चपेट में आ गए। तकरीबन 50 घर इसकी चपेट में आए और तकरीबन 7 लोगों के मारे जाने की खबर जो अपडेटेड है, अभी 7 लोगों के मारे जाने की खबर हमारे पास है और 100 से ज्यादा जो है लोग वो घायल हो चुके हैं। मैं बता दूं कि इस घटना के बाद हरदा और भोपाल के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें घायलों को यहाँ के भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में जो है वो रेफर किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग के बाद ही इसकी खबर आ गई थी और मोहन यादव ने कैबिनेट के बाद एक आपातकालीन बैठक ली, जिसमें एनडीआरएफ और सेना से बाकायदा एयरलिफ्ट करने के लिए मदद मांगी है। तो थोड़ी ही देर में एयरलिफ्ट वहां के जो घायल हैं वो होने लगेंगे। मैं बता दूं कि ये विस्फोट इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग मरे हैं, वो उनकी जो लाशें हैं वो सड़क पर बिखरी हुई पड़ी थी। तो ये हादसा जो है अचानक हुआ है, लोग संभल नहीं पाए। तकरीबन जो बेरागढ़ के पास मगरदा गांव है, उसके 50 घर इस विस्फोट की चपेट में आ गए। जी, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए पहुंच रही है। जी बिल्कुल, एयरलिफ्ट करने के लिए सेना को मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा कहा गया है कि सेना हमारी मदद करे। तो एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंच रही है और जो घायल हैं या जो ज्यादा गंभीर है उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंदौर भोपाल, इंदौर हरदा और हरदा भोपाल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे जो घायल हुए हैं जिन्हें तत्काल इलाज की जो आवश्यकता है वो हमीदिया कॉलेज में यहाँ पर व्यवस्था की गई है भोपाल में। साथ ही इंदौर की अगर हम बात करें तो एमवाय हॉस्पिटल में घायलों के मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है इलाज की। जी, बिल्कुल विनीत, और क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? नहीं, आग पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। आग बहुत ही बड़े स्तर पे थी। दरअसल आग में फैक्ट्री के साथ ही जो पटाखे थे, पटाखे आसपास के घरों में जाकर फूटने लगे, जिससे घर आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए। लोगों को बचने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और साथ ही जो आग है वो इतने बृहद स्तर पर थी, जो धमाके हैं वो इतने तेज थे कि कई किलोमीटर दूर से भी उसका आग का धुआं और आवाजें जो है वो सुनाई दे रही थी।
तो इसलिए अभी आग पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। जी विनीत, और आसपास के घरों में जहां पर आग लगी है, क्या वो लोग सुरक्षित हैं या घायल हुए हैं, उनको लेकर क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि आसपास के जो घर हैं उसमें से अधिकतर लोग जो है इस विस्फोट के कारण घायल हो गए हैं, साथ ही कई लोग गंभीर भी हैं और अभी बचाव कार्य जो है वो जारी है। लेकिन सरकार ने अभी पूरी तौर पर तकरीबन आसपास के 100 घरों को खाली करवा लिया है पूरी तरीके से और लगातार युद्ध स्तर पर जो है वो मदद और बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल विनीत, और अभी फिलहाल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, कितनी देर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें अस्पताल तक शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, मैं बता दूं कि तकरीबन 7 मरीजों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हरदा से भोपाल के लिए भेजा जा चुका है एम्बुलेंस के माध्यम से। वह अन्य जो घायल हैं उन्हें भी एयरलिफ्ट या ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से भोपाल और इंदौर रेफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और विनीत यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, जो सेफ्टी मेजर्स थे, क्या उनकी अनदेखी यहाँ पर हुई है? देखिए, ये जांच का विषय है। अभी तो ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि ये जो विस्फोट हुआ है उसके पीछे कारण क्या था, ये शॉर्ट सर्किट था या किसी आग लगाई है या कोई अन्य कारण है। तो ये तो जांच का विषय है कि क्या हुआ था। लेकिन ये तय बात है कि इतना बड़ा अगर विस्फोट होता है और वो भी आबादी क्षेत्र में विस्फोट हुआ है तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा उपाय है, सुरक्षा इंतजाम है, उसे नजरअंदाज किया गया होगा। बिल्कुल, और विनीत यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं फैक्ट्री को लेकर भी। पटाखा फैक्ट्री है ये और साथ में रिहायशी इलाका है। आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर क्या एनओसी ली गई थी इस फैक्ट्री को बनाने के लिए, या जो आसपास के लोग यहाँ पर बस गए वो किस तरह से यहाँ पर अपने मकान बनाकर रह रहे थे, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई फैक्ट्री है तो उसके आसपास एक दायरा होता है जहाँ तक जो आवासीय क्षेत्र है वो नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जब भी फटाखा फैक्ट्री या बारूद संबंधी कोई भी फैक्ट्री में काम होता है तो उसके लिए बहुत सारी परमिशंस लेना जरूरी होती है। फायर ब्रिगेड की परमिशन उसमें जरूरी होती है, आबादी क्षेत्र की परमिशन उसमें जरूरी होती है, नगर निगम की उसमें परमिशन जरूरी होती है, इलेक्ट्रिक विभाग की परमिशन उसमें जरूरी होती है। अब ये विस्फोट तो अभी हो गया, अभी तो जान माल की जो हानि हुई है उसको किस तरीके से सरकार संभाले, किस तरीके से हताहतों के बीच में मदद कार्य को सुचारू रूप से चालू करे और घायलों की जान बचाए। अभी सरकार और जो सेना है वो इसी में लगी हुई है। तय बात है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री ने इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए। जी बिल्कुल विनीत, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या किसी मुआवजे की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, अभी सिर्फ बचाव कार्य की बातें चल रही हैं। जैसे ही कुछ अपडेट इस बारे में होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी धन्यवाद विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि हरदा की ये फैक्ट्री है और पटाखा फैक्ट्री थी जहां पर भीषण आग लगी। हालांकि जांच का विषय है, कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, पुलिस ने किया आतंकी साजिश को नाकाम। लश्कर ए तैयबा का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी रियाज की गिरफ्तारी हुई है। पहले भारतीय सेना में था रियाज अहमद, जनवरी 2023 में ये यहां से निकल गया। पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर, लश्कर ए तैयबा का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना का ही हिस्सा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस आतंकी रियाज को गिरफ्तार किया गया है। पहले भारतीय सेना में रियाज अहमद यहां पर था और उसके बाद जनवरी 2023 में रिटायर हो गया था रियाज अहमद, जिसके बाद लश्कर ए तैयबा से जुड़ा रियाज अहमद पर आतंकी साजिश का आरोप लगा है। तो दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। रियाज के 3 साथी पहले ही कुपवाड़ा से गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त, और ये बड़ी कार्रवाई की गई इस आतंकी के खिलाफ। पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। लश्कर ए तैयबा का आतंकी था ये, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी रियाज को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। पहले भारतीय सेना में ही रियाज अहमद था और जनवरी 2023 में ये रिटायर हुआ था, जिसके बाद लश्कर ए तैयबा का ये सदस्य बना। और अब इस पर आरोप है कि एक आतंकी साजिश को यहाँ पर अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया और गिरफ्तार किया गया है रियाज को। बताया जा रहा है कि इससे पहले भारतीय सेना में ये पद पर था और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इसने लश्कर तैयबा को ज्वाइन किया है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। आतंकी संगठन से ये जुड़ा और अब दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो जनवरी 2023 में
रिटायर हुआ था रियाज अहमद। आगे बढ़ते हैं। आपके सीनियर नेताओं के घर ईडी की दबिश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी की गई है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर रेड डाली गई है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापेमारी। राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता के घर ईडी की रेड। तो आपके सीनियर नेताओं के घर ईडी की दबिश। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी की गई है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर रेड डाली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी की कार्रवाई। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापेमारी। राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता के घर पर ईडी की रेड। ये बड़ी खबर इस वक्त। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के घर ईडी की दबिश लगातार चल रही है। 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसको लेकर ईडी छानबीन कर रही है। 12 जगह ये कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की गई है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर रेड की गई है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापेमारी की गई है। से ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ठिकाने पर ईडी सुबह से ही रेड कर रही है। आपको बता दें, जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड की जा रही है। हम लोग इसका मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ पर, जहाँ पर आज सुबह से ही ईडी की टीम 7 बजे से ही पहुंची हुई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस वैभव कुमार के यहाँ पर भी जो है ईडी की टीम सुबह से ही रेड कर रही है। मामले की बात की जाए तो केंद्र एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही थी, जिसमें सीबीआई और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एफआईआर के आधार पर ईडी जो है ये कार्रवाई कर रही है। एफआईआर में आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशन के लिए टेंडर देते समय कंपनियों को लाभ पहुंचाया है। उसी मामले में जो है आज सुबह से ही जो है ईडी जो है लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घर पर जो है रेड कर रही है। बताया जा रहा है लगभग 10 ठिकानों पर जो है ये रेड जारी है, लेकिन जो बड़े नेता हैं जैसे कि राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस वैभव कुमार के यहाँ पर जो है रेड चल रही है। सुबह 7 बजे से ही ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ईडी की रेड कितने घंटे तक यहाँ पर चलती है और जब ईडी यहाँ से निकलती है तो क्या पुख्ता सबूत ईडी यहाँ से अपने हाथों में लेकर निकलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडी गुप्ता का ये मकान है गुलमोहर मार्ग में, जहाँ पर ये ईडी की टीम पहुंची हुई है और सुबह 7 बजे से ही ये ईडी की रेड जारी है। आपको बता दें, वहीं जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के ऊपर निशाना साध रही थी और आज सुबह आतिशी ने जिस तरीके से ईडी को एक्सपोज भी किया, कहीं ना कहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी ईडी के ऊपर हमलावर हो रही थी, दूसरी तरफ ईडी भी अपनी कार्रवाई को थामने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को आपराधिक करार देते हुए उनके यहाँ पर रेड कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। सांसद नारायण दास गुप्ता के घर पर ईडी की रेड। ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के घर ईडी की दबिश लगातार चल रही है। 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसको लेकर 12 जगह छापेमारी की गई। ईडी का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। ईडी अपना काम कर रही है, प्रूफ है, जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाके सबूत दीजिएगा, आप छुट जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों छुप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ईडी से भाई आप? और आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, जेल में पड़े हुए हैं, अगर इतने साफ सुथरे तो जमानत क्यों नहीं होगी उनको? और आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों केजरीवाल ने सर्वे कराया है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा या बाहर से चलाऊंगा? उसको मालूम था ना गुनाह किया है, जेल में जाने वाला है, और उस डर से सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उससे बचने के लिए सारे नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। ये समझ के चल रहे हैं जिसने गुनाह किया है वो बचेगा नहीं, चाहे कितना भी ड्रामा कर ले। देखिए, अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी है तो उसे पूरा हक है अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकने का, लेकिन वो तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन चुन कर किसी को टारगेट किया जाए। ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में। इसके पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इतना बायस्ड जो एजेंसियां हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नाम हैं, नाम मैं क्या गिनाऊं, आप सभी जानते हैं कि जो कि पहले दूसरी पार्टियों में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे भाजपा के नेतागण, और जैसे ही वो भाजपा के पाले में आए उनके खिलाफ बोलना भी बंद कर दिया, एजेंसियां भी वहां जाना बंद कर दी। किसी का केस ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को बिल्कुल पाक साफ घोषित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ईडी अब कार्रवाई कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर लगातार रेड हो रही है। हालांकि सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली ऐसी ठगी हुई में रही है। मेरा सिंपल सा इस संबंध में कहना है कि हम गिनते गिनते हैरान हो गए कि डीटीसी घोटाला, जल घोटाला, शराब घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, इतने घोटाला कर दिए इन लोगों ने कि अब घोटाला गिना नहीं जाता और ये लोग जांच में सहयोग नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि संविधान को, कानून को कड़ाई से काम करना चाहिए। भ्रष्ट पार्टी भारत में कोई नहीं है। आप खुद देखिए कि कितना भी बड़ा कोई फ्रॉडिज्म हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसको बेल दे देता है। केजरीवाल इतना ब्लैटेंट करप्शन करता है और अपना नाम सब जगह से हटा के रखा है, मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, जो कि यह बताता है कि केजरीवाल चाहता है कि पूरी मेरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रहे, पर मैं उसमें कहीं लिप्त नहीं हूं। पर मुख्यमंत्री और मुखिया होने के नाते सारे भ्रष्टाचार उसके द्वारा किए जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी हर हालत में होनी चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी ने ईडी पर सवाल उठाए हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला, ईडी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट की, ये सवाल उठाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। आतिशी ने ये हमला किया है, आम आदमी पार्टी ने ईडी पर ही सवाल उठा दिए हैं कि आखिर ईडी उनके पीछे क्यों लगी है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला कि रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट की गई है, ईडी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट की है, ये सवाल था आतिशी का। और आम आदमी पार्टी अब ईडी पर सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि आखिर ईडी ने रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों की है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला और साफ तौर पर ईडी पर निशाना साधा है, ईडी को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कैसे आए, बाई रोड आए हैं या प्लेन से आए? इस बार तो हम लोग महाराष्ट्र से आए, मुंबई से आए। अच्छा, मुंबई से प्लेन से आए होंगे, लेकिन दिल्ली से आगरा गए थे। दिल्ली से आगरा आए थे। हाँ, तो दिल्ली से आगरा आपने देखा होगा जी। पूरा हमारा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे है वो। ऐसे हमारे गंगा एक्सप्रेस वे बन रही है दिल्ली के पास से, मेरठ से हम लोग ले रहे हैं प्रयागराज तक। ऐसे ही हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से बन चुका है एकदम बिहार बॉर्डर तक। आगरा से लखनऊ के बीच में हमने एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ दिया है। अन्य सभी उसको इसी प्रकार से जोड़ा जा रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम इस समय 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं। बल्कि हमने नेपाल पे विशेष फोकस किया। हमने कहा भी नेपाल से जुड़े हुए जितने भी हमारे बॉर्डर के जितने मार्ग हैं, इनको 4 लेन के उसके साथ जोड़ो और वहां द्वार बनाओ, भारत नेपाल मैत्री द्वार। द्वार हम की देखो, नेपाल के साथ हमारे संबंध केवल एक राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, उससे आगे है। इसलिए भारत नेपाल मैत्री द्वार लिखो उस पर। हम लोग हर उस पर बना रहे हैं। कुछ जगह निर्माण कार्य हो गए, कुछ चल रहे हैं। ऐसे ही मार्केट डेवलप करो वहां पे, और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस पार उस पार में। लोग आते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कोई सामान खरीदता है, कोई सब्जी खरीदता है, काहे अब तुम उनको परेशान कर रहे हो? बातचीत करो उनके साथ और उनको फैसिलिटेट करो, उनको सुरक्षा दो। ये चीजें जब तक नहीं होंगी, क्योंकि वो तो सैकड़ों वर्षों से करता आ रहा है।
आता है, इस बार फ्रीक्वेंट आता है, उस बार फ्रीक्वेंट जाता है, हम क्यों उसको करेंगे? तो इन संबंधों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग आए हैं, अयोध्या जाइए, काशी जाइए, गोरखपुर जाइए। जाना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब यहाँ कुछ वो हुआ, नहीं तो हम लोग का तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि किस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे है और अब गंगा एक्सप्रेसवे को भी बनाने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया गया और ये वो रास्ते हैं जो कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। सीएम धामी ने पेश किया यूसीसी बिल। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, यूसीसी बिल पेश किया गया, उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। तो सीएम धामी ने बिल पेश किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त। और यूसीसी बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। पहले कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई अभी जारी है। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन अब सीएम धामी ने बिल पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाथ हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। बाकी संख्या देखें, अनुज्ञा दी गई। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतिज्ञा की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए। बधाई 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 के पात्र हैं जो धामी हैं। हालांकि मेरे अनुज की तरह रहे हैं। मैं अध्यापक था तो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी थे और तेजस्वी विद्यार्थी थे, और तेजस्विता के साथ जिस तरह वो काम कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने नेतृत्व संभाला है जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता पे। लोगों में एक भाव होना चाहिए, हिंदू, ये मुसलमान, ये अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित, ये एक भाव है। तभी तो एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबके लिए प्रयास होगा। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। बात करेंगे अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इसको टेबल किया है और इसको लागू भी करेंगे वो, और हम ऐसे ही अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे, क्योंकि देश की जरूरत है, हम आम जन की जरूरत है। क्योंकि एक कानून के तहत जब हम सारे चलते हैं तो तमाम सारे विवाद भी खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न रहते हैं वो, अगर एक देश एक कानून नहीं होता है तो इस वजह से तमाम सी चीजें निकल कर आती हैं। इसमें तमाम चीजों को अलग भी रखा गया है, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को समायोजित किया गया है, लेकिन जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। हम उसका स्वागत करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों, किस बात का विरोध हो रहा है? ये विरोध करने वाले लोग समाज में एक रूपता नहीं चाहते हैं, एक समान अधिकार सबको नहीं चाहते हैं, वो महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं, इस नाते वो विरोध करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।